अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम नंबर थ्योरी का लेक्चर नंबर 9 देखेंगे। पहले 8 लेक्चर्स में हमने बेसिक बातें क्लियर की। आज के लेक्चर से हम प्रॉपर नंबर थ्योरी का आगाज़ करेंगे जो कि डिविजिबिलिटी से स्टार्ट होगा। आज के लेक्चर में हम डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और कंसेप्ट क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हम डिविजिबिलिटी के रिलेटेड कुछ थ्योरम्स देखेंगे, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। अभी इनको छोड़ दें, आपको नहीं पता ये चीज़ें क्या लिखी हुई हैं। जब हम डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन देख लेंगे उस वक़्त हम इनको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए डिविजिबिलिटी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं डिविजिबिलिटी की। उसके बाद डेफिनेशन के साथ ही हम एग्जाम्पल देखेंगे ताकि हमें अच्छे से अच्छे समझ आ सके। आपने कोई भी दो इंटीजर्स लेने हैं। ठीक है, इंटीजर क्या होता है पिछले लेक्चर्स में हम देख के आए, फिर भी आपको बता देता हूँ। जी एक सेट होता है जिसमें 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन ऐसे नंबर्स होते हैं, इनको इंटीजर्स कहते हैं। हमने दो नंबर, इनमें से अपनी मर्जी के दो नंबर उठा लेने हैं। एक ए उठा लिया, एक हमने बी उठा लिया। और ये कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, यानी कि हमने कहाँ से उठाए हैं, जी से, इनमें से उठाए हुए हैं। ठीक है, और हमने साथ ये भी कह दिया है कि ए नॉट इक्वल टू 0। अब ज़रूरी नहीं कि ए नॉट इक्वल टू 0 या बी नॉट इक्वल टू 0, बस आपने ये सोच लेना है कि अगर हमने दो नंबर उठाए हैं ना, तो उन दो नंबर्स में से एक नंबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलें जी, हमने कह दिया ए नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, देन इसके बाद हम कहेंगे कि ए इज सेड टू बी टू divide b if there exists an integer c such that b is equal to ac। ठीक है, अब इस बात को समझिए। a और b दो नंबर ले लिए और कहा कि a नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, और कहा गया है कि हम कहेंगे कि a जो है वो b को पूरा पूरा डिवाइड करता है, यानी कि b को अंदर रख के ना पूरा पूरा डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 आ गया है। अगर इस तरह आ जाए कि a का आंसर पूरा पूरा b आ जाए तो इसका मतलब है वहाँ कोई नंबर c एग्जिस्ट करेगा। ये बस डेफिनेशन है, और इसको हम लिखेंगे b इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई c प्लस 0, और ये 0 को ख़त्म करें, a इज़ इक्वल टू ac। a और b दो नंबर लिए हैं और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। हम कहेंगे देन a इज सेड टू डिवाइड b। हम ये कहेंगे कि a जो है वो b को डिवाइड करता है अगर वो इस फॉर्म में लिखा जाए। और इस फॉर्म में कब लिखा जाएगा, जब हम b को a से डिवाइड करें और हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ये है कि 27 और 3 ले लिया हमने, ये दो नंबर्स ले लिए। ठीक है, इन्हीं में से उठाए हैं, एक +3 ले लिया, एक 27 ले लिया। अब 27 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड किया, 3 9 बार 27, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, यानी कि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं 27 बराबर है 3, और 3 के साथ एक c आएगा और c की वैल्यू यहाँ पे 9 है। ठीक है, यहाँ पे c की वैल्यू जो है वो 9 है। अब देखिएगा, एक और एग्जांपल देते हैं ताकि आपको समझ आए। अगर मैं कहूँ 9 को 2 पे डिवाइड करना है तो 2 4 जार 8, रिमाइंडर बाकी कितना आया, 1 आ गया, रिमाइंडर बाकी 1 आ गया। तो हम ये नहीं कह सकते 2 डिवाइड्स 9, ये कभी भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 9 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा रिमाइंडर नहीं 0 आया। यहाँ पे कहा गया है कि अगर a और b जी से बिलोंग करते हैं और a नॉट इक्वल टू 0 है तो हम कहेंगे कि a b को डिवाइड करता है अगर इस फॉर्म में लिखा जाए। ठीक है, ये देखें 0 रिमाइंडर आए, इस फॉर्म में लिखा गया तो इसका मतलब है a b को पूरा पूरा डिवाइड करता है, यानी कि 3 जो है वो 27 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। अगर इस फॉर्म में कोई चीज़ आ गई है तो हम इसको ना इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ना हम कहेंगे 2 डिवाइड्स 9। बस ये डिविजिबिलिटी है। ठीक है ना, इसको समझ लिया एक एग्जांपल से। अब नेक्स्ट अब देखें थोड़ा सा।
ए और बी दो इंटीजर्स हैं, जो कि दो इंटीजर्स हैं, ठीक है। हमने कह दिया ए नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई ना कोई एक इंटीजर सी भी बिलोंग करेगा, यानी कि ये आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ए जो है वो बी को पूरा पूरा डिवाइड करता है। इसका मतलब है ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी। अब इसी को हम डिविजिबिलिटी कहते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना ए डिवाइड्स बी, इसको हम क्या कहते हैं? डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी। और इसके लिए एक ख़ास सिंबल बना दिया गया, ये वाला, ये वाला, ये एक लाइन जो लगी हुई है ना, इसको, ये ख़ास सिंबल है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे? ए डिवाइड्स बी, तो हम लिखेंगे ए डिवाइड्स बी, ठीक है। इसी फॉर्म को हम ऐसे लिखेंगे ए डिवाइड्स बी, ये सीधी लाइन। अब देखें ना कि हम ये एग्जांपल ली थी, यानी कि 27 जो है वो इज़ डिविजिबल बाय 3, यानी कि 3 जो है वो 27 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो हम इसको लिखेंगे 3 जो है ये डिवाइड करता है 27 को, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब ये तो हमने लिख दिया कि अगर b इज़ इक्वल टू ए सी है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि a डिवाइड करता है b को, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास a होता है, इसको हम कहते हैं डिवाइज़र, डिवाइज़र यानी कि डिवाइड करने वाला। डिवाइज़र किसे कहते हैं? डिवाइड करने वाला। और डिवाइड करने वाला कभी भी नॉट 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये नॉट इक्वल टू 0 के है, ठीक है। और b को हम क्या कहते हैं? b को हम कहते हैं मल्टीपल ऑफ a, मल्टीपल ऑफ a। ये सारी बातें ना अभी एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। और अगर जिस तरह हमने देखा कि 2 जो है वो 9 को डिवाइड नहीं करता, 2 डिवाइड्स 9, ये गलत बात है, नहीं करता। 9 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, हम ये भी चीज़ नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो डिवाइड नहीं करता 9 को, तो इसके लिए हम यहाँ पे छोटी सी लाइन लगा देंगे, ठीक है। तो ये ऐसी बात होती है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, यानी कि अब आपको एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं ताकि हम समझ सकें। अपनी मर्ज़ी का एक कोई नंबर उठा लिया, तो कौन सा उठाएं? 14 उठा लिया, ठीक है। 14 को हमने 2 से डिवाइड करवाना है। 2 7 ज़ार 14, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है कि 2 जो है वो डिवाइड करता है 7 को, ठीक है। हम इसको कहेंगे 2 डिवाइड्स 7। हम इसको ये भी कैसे कह सकते हैं? 7 इज़ मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। जैसे ये लिखा था मल्टीपल ऑफ ए, b इज़ ए मल्टीपल ऑफ ए, इसी तरह 7 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 2। हम इसको अभी ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ 7। 14 की बात हो रही है। 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ 14, हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपनी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी लिखें। इसको फ़िलहाल छोड़ दें, इसकी अलग डिस्कशन है, तो वो हम किसी और लेक्चर में कभी वक्त मिला तो करेंगे, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ किया हमने यहाँ पे 15 ले लिया और 2 पे डिवाइड करने की कोशिश की है, तो 7 ज़ार 14, रिमाइंडर 1 बच गया, तो हम इसको ऐसी फॉर्म में नहीं लिख सकते। 15 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, ऐसी फॉर्म में नहीं लिख सकते। हम ये भी नहीं लिख सकते 2 डिवाइड्स 15, ये भी नहीं लिख सकते। हम फिर ऐसे लिखेंगे कि 2 जो है डज नॉट डिवाइड नहीं करता 15 को, ठीक है। ये कुछ कंसेप्ट्स थे। अब मैंने ये तो कह दिया कि 2 इंटीजर लिए a और b, जो कि बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स b 0 हो सकता है, यानी कि एग्जांपल देता हूँ कि b की वैल्यू हम 0 कर देते हैं, तो 0 को अंदर रख के 7 पे डिवाइड किया, तो 7 0 बार 0, ठीक है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 7 इज़ इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं, इस चीज़ को अंदर रखा था ना b की वैल्यू 0 इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर 0, ठीक है। ये चीज़ हम लिख सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 डिवाइड करता है 0 को, ठीक है। तो हम लिखेंगे 7 डिवाइड्स 0, या 0 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 7, ये काम कर सकते हैं। लेकिन 7 को अंदर रख के 0 पे नहीं कर सकते, क्योंकि समथिंग ओवर 0, यानी कि हम इसको लिखें समथिंग ओवर 0, किसी भी चीज़ के बटे में 0 आ जाए तो वो हमारे पास अनडिफाइंड होता है। तो डिविजिबिलिटी भी हमारे पास, जो हमारे पास डिविजिबिलिटी है, वो भी हमारे अनडिफाइंड अनडिफाइंड हो जाएगी अगर हम a को 0 कर दें। तो जिस चीज़ से डिवाइड करना है, यानी कि डिवाइज़र जो है वो हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए,
ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए ये भी आपको पता चल गया, क्योंकि समथिंग ओवर ज़ीरो अनडिफाइंड होता है। अब समथिंग ओवर ज़ीरो अनडिफाइंड क्यों होता है या इसको इन्फिनिटी क्यों कहा जाता है, तो इसके ऊपर जब कैलकुलस में हम बात करेंगे उस वक्त इसका कंसेप्ट सीखेंगे। हर एक बात के पीछे कंसेप्ट है, लेकिन जगह कौन सी है और कहाँ पे ये कंसेप्ट बताना है इस बात का लिहाज रखा जाता है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको नहीं बताया जा सकता कि समथिंग ओवर ज़ीरो जो है उसको हम अनडिफाइंड क्यों कहते हैं, वो किसी और लेक्चर में देखेंगे। अब दुनिया जहाँ का कोई भी नंबर उठा ले, दुनिया जहाँ का कोई भी नंबर उठा ले, फ़र्ज़ किया कि मैंने उठा लिए 14, ठीक है। 14 को 4 नंबर तो लाजमी डिवाइड करेंगे, एक -1, एक +1 और एक +14 और एक -14। ये 4 नंबर तो लाजमी डिवाइड करेंगे हर किसी को सवाइज। अब ये नंबर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। आप 17 उठा लें, 70 को भी +1 डिवाइड करेगा, -1 +14 और -14। अब माइनस +17 और -17, ठीक है। कोई भी नंबर आप बी उठा लें तो बी को 4 लोग, बी को जो है वो 4 नंबर्स तो लाजमी डिवाइड करेंगे, +1 -1 और +b और -b, ये 4 तो लाजमी। और ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें एज ए यूज़ हो रही हैं, क्योंकि ए का मतलब होता है डिवाइड करने वाला। ए का मतलब नहीं, ए को यहाँ पे हम डिवाइड करने वाले के तौर पे ले रहे हैं, यानी कि डिवाइज़र के तौर पे, ठीक है। अब क्या बताने लगा था, मैं खुद भूल गया हूँ। अब इन 4 के अलावा यानी कि +1 -1 और प्लस अपना आप और माइनस अपना आप, इनके अलावा जो डिवाइज़र्स आएंगे, डिवाइड करने वाले आएंगे, उनको हम प्रॉपर डिवाइज़र्स कहते हैं, प्रॉपर डिवाइज़र्स कहते हैं। एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल इस तरह देते हैं कि 8 को कौन कौन डिवाइड करता है। 8 को अंदर रखा, 1 पे डिवाइड, सबसे पहले हमने 8 को अंदर रखा, 1 पे डिवाइड किया, तो 0 पे नहीं कर सकते क्योंकि डिवाइड करने वाला 0 नहीं होना चाहिए, डिवाइज़र नॉट इक्वल टू 0, 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। 8 1 ज़ार 8, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। 8 को 2 पे किया, 2 4 ज़ार 8, रिमाइंडर 0। 8 को 3 पे डिवाइड किया, 3 2 ज़ार 6, पीछे 2 बचा। 8 को 4 पे किया, 4 ज़ार 8। 8 को 5 पे किया, 5 1 ज़ार 5। 8 को 7 पे किया, 7 1 ज़ार 7। 8 को 6 पे किया, 6 1 ज़ार 6। 8 को 8 पे किया, पीछे 0। अब देखें तो 8 को जब हम डिवाइड करें तो किन किन की वजह से रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि पीछे में यही बता के आया कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, वही चीज़ें डिवाइड करती है। यहाँ पे 0 आ रहा है, रिमाइंडर 1 से किया तो 0 आ गया, 2 से किया 0 आ गया, 3 से नहीं 0 आया, 4 से 0 आ गया, 5 से भी नहीं 0 आया, 6 से भी 0 नहीं आया, 7 से भी 0 नहीं आया, 8 से भी 0 आ गया। यानी कि 8 के जो डिवाइज़र्स हैं ना वो ये वाले हैं। आप माइनस वाले के साथ भी कर सकते हैं, तो ये वाले डिवाइज़र हमारे पास निकल के आए, ठीक है ना, ये वाले डिवाइज़र्स हमारे पास निकल के आए। अब इनमें से अगर कहा जाए प्रॉपर डिवाइज़र्स कौन से हैं, तो +1 -1 +8 और -8 को बाकी जो बचते हैं +-2 और +-4, इनको हम कहेंगे प्रॉपर डिवाइज़र्स, प्रॉपर डिवाइज़र्स। तो ये थी डिविजिबिलिटी के कुछ कंसेप्ट्स। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। दोबारा थोड़ा सा हम डिवाइड कर लें इसी चीज़ को। पहले देखेंगे कोई भी नंबर लें और किसी के साथ भी हम डिवाइड कर सकते हैं। 27 लिया था और हमने 3 से डिवाइड करके देखा था, 3 9 बार 27। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस वक्त डिविजिबिलिटी आ जाएगी। रिमाइंडर 0 आ गया, बाकी बचने वाली चीज़ डिविजिबिलिटी अप्लाई हो गई। डिविजिबिलिटी कहती हैं अगर कि रिमाइंडर 0, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 27 × 3 × 9, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये डिविजिबिलिटी है, यानी कि 3 डिवाइड करता है 27 को। और अगर रिमाइंडर 0 ना आए, 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ार 2 और 2 3 ज़ार 6, ठीक है, यानी कि रिमाइंडर बच गया 1। तो इस पे डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कहेंगी कि 2 जो है वो डिवाइड नहीं करता 27 को, ठीक है। ये बस 2 बातें हैं। अब इस पे हम इसको देखें, 3 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ 27, 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ 27, 27 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। और 3 डिवाइड्स 27, 27 इज़ डिविजिबल बाय 3। किसी तरीके से भी हम इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ देखते हैं जिसमें और थ्योरम देख लेते हैं जिसमें हम प्रूफ भी देखेंगे इनका।
थ्योरम जब हम ये अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दो नंबर्स लिए हैं दोबारा जो कि बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स से, ठीक है। और ये भी हमने कह दिया है कि a नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि डिवाइड करने वाला जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए किसी सूरत में भी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास प्रूव आता है कि ज़ीरो जो है वो डिवाइड करता है a को। हमने ये प्रूव करना है कि ज़ीरो जो है ये डिवाइड करता है, नहीं ज़ीरो नहीं, ज़ीरो तो किसी को डिवाइड कर ही नहीं सकता। हमने कहना है कि a डिवाइड करता है ज़ीरो को। सबसे पहला थ्योरम, a डिवाइड करता है ज़ीरो को, ये हमने प्रूव करना है। तो a डिवाइड करता है ज़ीरो को हमने ये प्रूव करना है। तो जब हम इसको ओपन करके लिखेंगे, यानी कि अगर हम लिखें 3 डिवाइड करता है 27 को और इसको ओपन करके लिखना हो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, तो 27 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर आना चाहिए कि हम इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 27 ही आ जाए। तो यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वी गेट, हम हासिल करते हैं कि हम लिखेंगे ज़ीरो इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, ठीक है, a मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर। तो यहाँ पे कौन सा इंटीजर आएगा कि उसको a से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ज़ीरो आ जाए। तो इंटीजर को हम m का नाम दे देते हैं, m का नाम, आप c का नाम भी दे सकते हैं, m का नाम दे दिया। तो m की वैल्यू ज़ीरो होगी। अगर m की वैल्यू ज़ीरो हो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, ठीक है। तो ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब है कि a जो है वो डिवाइड करता है ज़ीरो को। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम सेकंड प्रूफ देखते हैं। तो सेकंड प्रूफ है हमारा, सेकंड प्रूफ 1 डिवाइड करता है a को और -1 डिवाइड करता है a को, ये हमने प्रूव करना है। तो ये सेकंड वाला मैं करता हूँ, पहले वाला आप खुद कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे करते हैं कि अब फिर लिखना है आपने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी वी गेट a इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, नेक्स्ट स्टेप में आपने इस सम इंटीजर्स को एक m का नाम दे देना है, -1 मल्टीप्लाई बाय m। और यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, तो -a, ठीक है। यानी कि a इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय -a हो तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगी राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब है कि हमने प्रूफ कर दिया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब है -1 जो है डिवाइड करता है a को, ठीक है। अगर m की वैल्यू या सम इंटीजर की वैल्यू -a हो जाए, ठीक है। और ये -a एग्जिस्ट भी करता है क्योंकि अब यहाँ पे आप लिखेंगे भी कि m बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से, ठीक है। तो ये आप खुद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सिर्फ फिर +a आएगा। नेक्स्ट अब लेके चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है तो थ्योरम नंबर c है कि a डिवाइड करता है a को, हमने ये प्रूव करना है। तो फिर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी के हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि फिर ये वाला a इज़ इक्वल टू ये वाला a मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर m, ठीक है। और m बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से। फिर हम लिखेंगे m इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 1 और वी नाउ डैट 1 बिलोंग करता है z से, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, इज इक्वल टू a लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इट मीन्स डैट a डिवाइड करता है a को, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे प्रूफ नंबर d है कि अगर इफ़ a डिवाइड करता है b को एंड b डिवाइड करता है a को, ठीक है। तो इसका मतलब है कि a इक्वल टू होगा ±b के कह लें, या b इक्वल टू होगा ±a के कह लें, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्स का मतलब होता है रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स का मतलब होता है अक्स, ठीक है। यानी कि अपने आप को ही डिवाइड करना, अपना आप, ठीक है। अब ये देखें, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर डी है। अगर a डिवाइड करता है b को और b डिवाइड करता है a को, देन a इज इक्वल टू ±b या b इज इक्वल टू ±a। यानी कि अगर बात करूँ कि अगर मैं 7 इज इक्वल टू -7 ले लूँ, 7 इज इक्वल टू -7, तो इस वक्त ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। क्योंकि ये देखें, अगर इसको मैंने a कह दिया, इसको मैंने b कह दिया,
ठीक है। तो ए डिवाइड करता है बी को, यानी कि 7 डिवाइड करता है -7 को, और -7 डिवाइड करता है 7 को। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी है, ठीक है। तो ये देखें कि ये लिखें ए डिवाइड करता है बी को, तो इसका मतलब क्या है, बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर m1 कह देते हैं। अब ये लिखा हुआ है बी डिवाइड करता है ए को, तो हम इसको कह देंगे बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, ये वाला है ना, तो ए इज इक्वल टू बी m2, ठीक है। ए इज इक्वल टू am1 और m2। अब ये यहाँ से देखें कि ये वाली ए की वैल्यू जो है, ये वाली ए की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यहाँ ए वाले पे, ठीक है। तो ये आ जाएगी b इज इक्वल टू ए की जगह ये लिख दिया bm2 और ये m1, ठीक है। अब देखें यहाँ से कि ये b है और ये चीज़ यहाँ प्लस में लिखी हुई है, उधर जाकर माइनस की हो जाएगी, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब b कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 1 माइनस m2 m1 इज इक्वल टू 0। अब दो चीज़ें जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों और उनका आंसर 0 आ रहा हो, तो इसका मतलब होता है या ये चीज़ 0 है या ये चीज़ 0, ठीक है। यानी 0 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी लिखा है, तो इसका मतलब है या ए 0 होगा या बी 0। इसी तरह या तो बी 0 होगा या तो 1 माइनस m2 m1 ये 0 के इक्वल होगा। अब b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, b 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं 0 हो सकता? मैंने पहले बताया कि जिस चीज़ से हम डिवाइड करते हैं वो कभी चीज़ 0 नहीं हो सकती। यहाँ पे a डिवाइड कर रहा है b को, a 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे b डिवाइड कर रहा है a को, b 0 नहीं हो सकता। जो डिवाइड करता है वो 0। इसका मतलब है b कभी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है 1 माइनस m2 m1 ये 0 होगा। इन दोनों का आंसर अगर 0 आ रहा है तो b तो 0 नहीं है, ये वाली चीज़ 0 होगी, ठीक है। ये वाली चीज़ 0 होगी। अब ये उधर लेके गए तो 1 इज इक्वल टू m2 m1 आ गया, और हम इसको तरतीब से लिखें m1 m2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब m1 और m2 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है। ऐसे कौन से दो नंबर हैं कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है? तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है। अब आप कहेंगे कि 2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर फिर भी 1 आता है, लेकिन हमने इंटीजर्स लेने हैं, बटे वाले नंबर नहीं लेने, ठीक है। यानी कि m1 और m2 जो है वो बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर से, और सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास 0 +-1 +-2 सो ऑन। तो इनमें से कौन से नंबर उठाएं कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए? तो यहाँ से मैंने m की वैल्यू भी 1 उठा ली, m2 की भी वैल्यू 1 उठा ली, और इस बार जब मैं -1 और -1 वैल्यू उठाता हूँ फिर भी आंसर 1 आता है। यानी कि m1 और m2 का आंसर अगर एक ही वक्त में 1 1 रखूँ और एक ही वक्त में -1 1 रखूँ, -1 रखूँ, तो उस वक्त हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। और यहाँ से हमें पता चला कि m1 है ना, ये वाला, ये m2 है। m1 की वैल्यू 1 भी हो सकती है -1 भी, m2 की वैल्यू 1 भी हो सकती है -1 भी। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन देखें कि b इज इक्वल टू am1, b इज इक्वल टू am1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि m1 जो है वो +1 भी हो सकता है -1 भी। अगर तो +1 होगा तो b इज इक्वल टू प्लस से आएगा, अगर -1 होगा तो b इज इक्वल टू माइनस से आएगा। तो हम इनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं b या तो +1 या प्लस से या -1 के इक्वल आएगा, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया। अब आप कहें कि ये वाला हमने प्रूव करना है a इज इक्वल टू +-b के, तो आप ये नीचे वाली इक्वेशन उठा लें, a इज इक्वल टू bm2। अब m2 जो है ये या +1 भी हो सकता है -1 भी। अगर +1 होगा तो a इज इक्वल टू प्लस भी आएगा, अगर -1 होगा तो a इज इक्वल टू माइनस भी आएगा। यानी कि या तो a बराबर होगा +b के या -b के, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास आता है नंबर e वाला, d वाला हमने कर लिया, e वाला। e वाला है कि अगर a डिवाइड करता है, इफ़ a डिवाइड करता है, अगर a डिवाइड करता है b को एंड b डिवाइड करता है c को, देन a डिवाइड करेगा c को। ये प्रॉपर्टी हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसके पीछे हम एक और एग्जांपल दें कि हम कहते थे कि अगर कोई एक सेट है, वहाँ ए बी मौजूद है और बी सी भी मौजूद है, तो वहाँ ए सी भी मौजूद होना चाहिए था। इसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते थे, यानी ए बी है, बी सी है, फिर ए सी भी होना चाहिए। इसी तरह ए डिवाइड करता है बी को, बी डिवाइड करता है सी को, फिर ए को चाहिए कि वो सी को भी डिवाइड करे।
तो ये हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये a डिवाइड करता है b को, जब हम इसको लिखेंगे तो b इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई m1। अब इसको पकड़ लिया, उन्होंने कहा है कि b भी डिवाइड करता है c को, तो ये आ गया c इज़ इक्वल टू, यानी ये वाली चीज़ इक्वल टू bm2, ठीक है, ये आगे। और हमने प्रूव करना है कि a डिवाइड करता है c को, यानी कि हमने प्रूव करना है a डिवाइड करता है c को, यानी कि c इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर k का नाम दे दिया। ये हमने प्रूव करना है इन दो की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट देखें कि नेक्स्ट अब हम देखें तो ये भी b है, ये भी b है, तो ये वाले b की वैल्यू, ये वाले b की वैल्यू हमने यहाँ पे उठा के पुट कर दी, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि c इज़ इक्वल टू b की जगह a m1 और ये m2, ये हमने लिख दिया। m1 क्या है? m1 एक इंटीजर है, यानी कि m की वैल्यू या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है। m2 क्या है? ये भी इंटीजर है। m1 भी इंटीजर है, m2 भी इंटीजर है। जब दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि देखें ना कि फ़र्ज़ किया है कि ये 7 है, ये फ़र्ज़ किया ये 8 है, जब 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 56, ये भी एक इंटीजर आएगा। यानी कि एक और एग्जांपल दूं तो जब कोई भी दुनिया जहां का नंबर ले लें जो कि बटे वाला नहीं है, इशारिये वाला नहीं है, जो कि बटे वाला नहीं है, इशारिये वाला नहीं है, उनको आप आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो आंसर आएगा वो भी बटे के बगैर आएगा, वो भी इशारिये के बगैर आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो m1 m2 का आंसर आएगा मल्टीप्लाई करवाने के बाद, ये भी कोई ना कोई इंटीजर आएगा। तो c इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, और फ़र्ज़ करें इसको मैंने k का नाम दे दिया, ठीक है, इसको मैंने k का नाम दे दिया, c इज़ इक्वल टू ए के। तो ये मैंने प्रूव कर दिया c इज़ इक्वल टू ए के, यानी कि ये मैंने प्रूव कर दिया डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू कि a डिवाइड करता है c को। इस डेफिनेशन को मैंने बंद करके ऐसे लिख दिया, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। दोबारा देख लीजिएगा, उन्होंने कहा था अगर a डिवाइड करता है b को, b डिवाइड करता है c को, a भी डिवाइड करना चाहिए c को। तो a डिवाइड करता है b को, b इज इक्वल टू am1, b डिवाइड करता है c को, c इज इक्वल टू bm2। m1 और m2 इंटीजर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये हमने प्रूव करना है a डिवाइड करता है c को, c इज इक्वल टू ak, k कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो c इज इक्वल टू a m1 m2, यानी कि इस b की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो m1 m2 भी एक इंटीजर आएगा, उस इंटीजर को k का नाम दे दिया, तो ये चीज़ प्रूव हो गई, ठीक है। इन दो की मदद से हमने ये वाली चीज़ प्रूव कर दी। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास आ गया नंबर f वाला, कि अगर a डिवाइड करता है b को, देन a जो है वो bc को भी डिवाइड करे और c बिलोंग करता है इंटीजर में से, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो ये आप जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी वैल्यू लेके इनको आप काउंटर एग्जांपल भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि देखें ना कि अगर 2 डिवाइड करता है 8 को, तो 2 डिवाइड करे 8 मल्टीप्लाई बाय कोई भी 7 नंबर लिखे 9, तो ये भी करेगा। यानी कि 2 डिवाइड करता है 8 को, 2 को अंदर रख के 8 पे डिवाइड किया, 2 4 बार 8, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि डिवाइड कर गया। तो इसको भी डिवाइड करेगा 8 9 बार 72, 2 इसको भी डिवाइड करेगा 2 कितने बार, 2 3 बार 6 7, 2 6 बार, यानी 2 36 बार 72। देखें अगर इसको डिवाइड करता है इसको भी करेगा, ठीक है। ये चीज़ होती है। प्रूफ करते हैं a डिवाइड करता है b को, इसका मतलब है कि b मल्टीप्लाई इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, और इसको हमने m का नाम दे दिया, ठीक है, इसको हमने m का नाम दे दिया। अब हमने बनाना है bc, तो यहाँ भी c से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी c से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया bc इज इक्वल टू amc। यहाँ पे c भी हमारे पास इंटीजर है, m भी इंटीजर है, और c और m को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी कोई ना कोई इंटीजर आएगा। तो bc इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर। और इस तरीके को हम इस तरह लिख सकते हैं कि a डिवाइड करता है bc को, क्योंकि जब a डिवाइड करता है bc को तो bc इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर। इसको ओपन करके ये चीज़ बन जाती है, और इसको बंद करके ये चीज़ दोबारा, ठीक है। ये देखें ना, इसको बंद करके ये लिखा हुआ है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि a डिवाइड करता है bc को, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं थ्योरम नंबर जी। थ्योरम नंबर जी, थ्योरम नंबर जी है कि अगर इफ़ a डिवाइड करता है b को, देन ac डिवाइड करे bc को, यानी कि c डज नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ पे c भी डिवाइड कर रहा है साथ, और इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी।
यानी कि इसकी भी आप काउंटर एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर 7 डिवाइड करता है 14 को, ठीक है, तो 7 को किसी से मल्टीप्लाई करके यानी कि 14 डिवाइड करेगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। यानी कि अगर 7 डिवाइड करता है 14 को, 14 अंदर रखा 7 2 बार 14, तो इसका मतलब है कि किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, 2 से कर दिया तो 28 को डिवाइड करेगा 14, 14 2 28 देखें, ठीक है। यानी कि ये भी चीज़ प्रूव हो गई। अगर ये करता है तो ये भी करेगा, ये हमने शो करना है। तो ए डिवाइड करता है बी को, इसका मतलब है हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर m1। एम बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से। अब हमें सी चाहिए, तो दोनों तरफ हमने सी से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया बी सी इज इक्वल टू सी ए m1, ठीक है। या आप लिखें बी सी इज इक्वल टू ए सी m1। तो m1 एक इंटीजर है, ठीक है ना, m1 एक इंटीजर है, तो हम लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, ठीक है। अगर ये देखें ना बी सी ये लिखा हो कि ए सी डिवाइड करता है बी सी को, तो इसको हम ओपन करके लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, बी सी इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर। तो यही चीज़ तो लिखी हुई है, तो हम इसको दोबारा बंद करके ये लिख देंगे, यानी कि ए सी डिवाइड करता है बी सी को, तो इसकी मदद से ए डिवाइड करता है बी की मदद से हमने प्रूव कर दिया कि ए सी डिवाइड करेगा बी सी को। ये हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट हम प्रूव लेके चलते हैं, प्रूव नंबर एच, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रूव होगा प्रूव नंबर एच। इफ़ अगर ए डिवाइड करता है बी को एंड ए डिवाइड करता है सी को, ए बी को भी डिवाइड करता है, ए सी को भी डिवाइड करता है, देन इसका मतलब है ए डिवाइड करेगा बी एक्स प्लस सी वाई को भी। और एक्स और वाई कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, इसको हम कहते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर ए डिवाइड करता है बी को, यानी 2 डिवाइड करता है 4 को, ठीक है, और ए डिवाइड करता है सी को, 2 डिवाइड करता है 8 को भी, ठीक है। यानी हमें पता है कि 2 2 बार 4 2 4 बार 8 पूरा पूरा, यानी कि 4 को अंदर है 2 था 4, रिमाइंडर 0 डिवाइड कर गया। 8 को अंदर रखे 2 पे 2 4 था, इसको भी डिवाइड कर गया। ए एक्स प्लस बी वाई को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 2 डिवाइड करेगा बी, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी लिख ले, 8 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी लिख लें आप, इसको भी डिवाइड करेगा। यहाँ से 7 लिख लिया, यहाँ 9 लिख दिया अपनी मर्ज़ी से। तो देखें ना कि इन दोनों में से हमने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बाकी 2 बचा, 7 2 बार 14 प्लस यहाँ पे 4 बचा, 4 9 बार 36, ठीक है। इनको छोड़ें, 2 2 को डिवाइड कर गया, कंप्लीट हो गया। यानी कि अगर आप इस तरह नहीं जानना चाहते तो हम इस तरह करेंगे कि 2 डिवाइड करता है 7 4 बार 28 प्लस 9 8 बार 72, यानी कि 2 डिवाइड करता है 8 9 10 चलो एक आंसर, 7 1 8 9 10, 2 100 को भी डिवाइड करेगा, ये देखें। यानी कि अगर 2 डिवाइड करता है ए को, ए डिवाइड करता है बी को, ए डिवाइड करता है सी को, तो ए डिवाइड करेगा बी प्लस सी और साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करवा दे। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि मल्टीप्लाई अपने नंबर से, अपनी तरफ से कुछ नंबर लिए से मल्टीप्लाई करवा दिया, आंसर 100 आया, तो 100 को भी डिवाइड करेगा ए, 100 को भी डिवाइड करेगा 2, ठीक है। ये हमने प्रूफ करना है। तो चलिए आइए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया है ए डिवाइड करता है बी को, तो हम इसको लिखेंगे बे इज इक्वल टू सम ए मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर m1। फिर हम लिखेंगे कि ए डिवाइड करता है सी को, इसका मतलब है कि सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय m2। m1 और m2 जो है वो बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर से, ठीक है। अब ये देखें कि हमें जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो क्या है कि ए डिवाइड करता है बी एक्स प्लस सी को। हमारी रिक्वायरमेंट है कि ए डिवाइड करता है बी एक्स प्लस सी वाई को। तो बी एक्स बनाने के लिए हमने इसको बी से मल्टीप्लाई एक्स से मल्टीप्लाई किया। जब एक्स से मल्टीप्लाई किया ये बी एक्स इज इक्वल टू ए एम वन एक्स बन गया। इसको सी वाई बनाना है तो इससे वाई को मल्टीप्लाई कर दिया, सी वाई इज इक्वल टू ए एम टू वाई बन गया। और एक्स और वाई कोई भी इंटीजर्स है, ठीक है, हमने कह लिया। अब क्या करेंगे, बी एक्स प्लस सी वाई चाहिए तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो बी एक्स प्लस सी वाई, तो लेफ्ट हैंड में प्लस हो गया, राइट हैंड में, यानी ए एम वन एक्स प्लस ए एम टू वाई। इन दोनों में से ए कॉमन आ गया तो बाकी एम वन एक्स प्लस एम टू वाई बन गया, ठीक है, एम वन एक्स और एम टू वाई बन गया। अब देखिएगा कि एम वन भी एक इंटीजर है, एक्स भी एक इंटीजर है, एम टू भी इंटीजर है, वाई भी इंटीजर। दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इंटीजर्स, दो इंटीजर्स को प्लस करेंगे यानी कि दो अशारिये के बगैर और दो
बटे वाले के बगैर दो चीज़ें प्लस हो रही हैं तो आंसर भी बटे वाले के बगैर ही आएगा, यानी कि 7 + 9 आंसर 11। ठीक है, आंसर 11 नहीं, आंसर 16। ठीक है, तो बटे वाले के बगैर का आंसर भी बटे वाले के बगैर आया। ठीक है, तो इसका आंसर कोई ना कोई इंटीजर आएगा। तो bx + cy का आंसर a × सम इंटीजर आया k। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कि a डिवाइड करता है bx + cy को। अगर आपको इस चीज़ का नहीं समझ आती तो इसको दोबारा ओपन करके देखें तो ये आएगा a = bx + cy = a × सम इंटीजर। ठीक है, तो इसको ओपन करके ये चीज़, इसको क्लोज करके ये चीज़, तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर a डिवाइड करता है b को, a डिवाइड करता है c को, इसका मतलब है कि a डिवाइड करेगा bx + cy को। ठीक है, तो ये कैसे सोल्व किया, a डिवाइड करता है b को, ओपन करके लिख दिया, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दिया। a डिवाइड करता है c को, ओपन करके लिख दिया, दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया और ऐड करके प्रूव कर दिया। नेक्स्ट लास्ट हमारा थ्योरम बचता है जिसको हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट करना है। इसको ज़रा गौर से समझ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट भी है। अगर a डिवाइड करे b1 + b2 को और a डिवाइड कर जाए b1 को, देन तो इसका मतलब है a डिवाइड करेगा b2 को भी। पहले एक काउंटर एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर 2 डिवाइड करता है 4 + 2 को ही, यानी कि देखें ना कि 6 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड किया, 2 × 3 = 6, पूरा डिवाइड कर गया ना, यानी कि 2 डिवाइड करता है 6 को, हमें पता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 डिवाइड करता है 2 + 4। ठीक है, अगर 2 इन दोनों में से एक को भी डिवाइड कर गया, इसका मतलब दूसरे को ऑटोमेटिकली करेगा, यानी कि 2 डिवाइड करता है 2 को, 2 × 1 = 2, इसको कर गया, इसको डिवाइड कर गया ना, ऑटोमेटिकली 4 को भी लाजमी करेगा। तो 4 को भी देखें लाजमी कर रहा है। तो ये हमने प्रूव करना है कि अगर 2 डिवाइड करता है 6 को, और 6 को हम लिखें 2 डिवाइड करता है 2 + 4 को, और 2 को भी डिवाइड कर जाए और 2 + 4 को भी डिवाइड कर जाए, तो 2 + 4 को ऑटोमेटिकली डिवाइड करना चाहिए। दोबारा सुनिएगा, मैं क्रिटिकल कम्प्लेक्स तौर पे बोल गया। अगर 2 डिवाइड करता है 2 + 4 को, यानी कि 6 को डिवाइड करता है, और अगर 2 डिवाइड करता है इस 2 को भी, तो फिर हमने प्रूव करना है कि 2 डिवाइड करेगा 4 को भी, जो कि करता है, लेकिन हमने मैथमेटिकली प्रूव करना है। ठीक है, तो लेके चलते हैं इस बात को। सबसे पहले लिखा हुआ है कि a डिवाइड करता है b1 + b2 को। इसका मतलब है ये सारी चीज़ b1 + b2 जो है वो इक्वल टू है a × सम इंटीजर m1। फिर हम लिखेंगे a डिवाइड करता है b1 को, हम इसको लिखेंगे कि b1 = a × सम इंटीजर m2, और इस चीज़ को हमने प्रूव करना है, यानी कि a डिवाइड करता है b2 को, ये हमने प्रूव करना है, यानी कि b2 बराबर है am a k कोई भी इंटीजर है, ये हमने प्रूव करना है इन दो की मदद से। अब देखें, ये b1 की कीमत जो है, ये वाली कीमत हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो b1 की जगह हमने लिख दिया am2 और ये प्लस b2 और = am1। ठीक है, b2 यहीं पे रहने दिया, ये उस तरफ ले गए a × m1, और ये चीज़ प्लस थी, इधर आकर माइनस हो गई, -am2, और b2 = a कॉमन आ गया, बाकी बचा m1 - m2, m1 - m2। तो m1 - m2, एक इंटीजर में से दूसरा इंटीजर निकाल दें तो आंसर भी एक इंटीजर आएगा। 7 - 8 आंसर भी एक इंटीजर ही आया। ठीक है, तो इसी तरह b2 = a × सम इंटीजर k, तो ये प्रूव हो गया। ये वाला प्रूव करना था ना, प्रूव हो गया। अब इस चीज़ को खोल के लिखा हुआ है, बंद करके लिख दें, यानी कि a डिवाइड करता है b2 को। ये लें जी, हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये देखें दोबारा कि अगर a डिवाइड करता है b1 + b2 को, a डिवाइड करता है b1 को, तो a डिवाइड करेगा b2 को भी, ये हमने प्रूव करना था। तो a डिवाइड करता है b1 + b2 को, a डिवाइड करता है b1 को, इन दोनों को आपस में कंबाइन करके हमने प्रूव कर दिया कि a डिवाइड करता है b2 को। उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इतने ही थ्योरम करने थे, तो जो कि हमने प्रूव कर दिए। अगर किसी की समझ ना आई हुई तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा, तो उस पे एक अलग वीडियो आ जाएगी। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।